मैथ्स और केमिस्ट्री पर आप सबके प्यार को देखते हुए आज इस लेक्चर में हम लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का भी लेक्चर। तो आज से इस चैनल पर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सभी लेक्चर्स आने वाले हैं और हर बार यानी कि सेकंड सेमेस्टर से भी आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के पहले पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स के चैप्टर 2 यानी कि यूनिट 2 वेक्टर कैलकुलस में हम पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है। यानी कि इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टारगेट है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। इसमें हम समझेंगे कि वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, यानी कि उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे समझते हैं कि वेक्टर डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है, इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ढेर सारे कंटेंट के लिए इस चैनल को नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, तो अब शांति पूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। अगर अभी आपको नोट्स नहीं बनाना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह के नोट्स को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिजिक्स है तो यहाँ पर इंग्लिश का ही नोट्स मिलेगा और वहां पर आप लोग मिल जाएगा। ठीक है। वैसे इस लेक्चर पर इस चैनल पर मैथ्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स अभी तक आते रहे हैं। आज से फिजिक्स के भी लेक्चर आने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो पर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे मैथ के लेक्चर को भी देख सकते हैं, आई बटन पर आपको मिल जाएगा लिंक, और केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आप लोग पढ़ सकते हैं जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, हमारा जो चैप्टर 2 है यूनिट 2, ठीक है, इसमें जो हमारा चैप्टर 2 है वह क्या है, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में हम पढ़ने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि वेक्टर डेरिवेटिव क्या होता है, उसके बाद हम समझ लेंगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन को हम अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे यह वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। ठीक है। तो देखो, हम समझते हैं सबसे पहले कि वेक्टर क्या होता है। तो जैसे एक फंक्शन होता है y जो वेरिएबल होता है x पर, यानी कि x पर डिपेंडेंट होता है, तो इसके लिए इसको f ऑफ x लिखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो यह कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है। ऐसे ही यहां पर एक होता है वेक्टर। तो वेक्टर वास्तव में होता है एक फंक्शन ही। वेक्टर को ही हम कहते हैं, फंक्शन को ही हम कह सकते हैं वेक्टर, क्योंकि वेक्टर एक फंक्शन की तरह ही व्यवहार करता है। जैसे कि अगर वेक्टर को ध्यान से समझने की कोशिश की जाए तो आप लोग ऐसे ही यूनिवर्स में चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर एक 3 डायमेंशनल हम फिगर ड्रा कर रहे हैं, जैसे यहाँ यह यूनिवर्स है 3 डायमेंशनल, तो इसमें अगर यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जाए, यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट यहीं पर एक पॉइंट ले लिया जाए, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों क्वालिटीज हैं, यानी कि इसके दिशा भी है, परिमाण भी है। वेक्टर क्यों कहते हैं? कोई भी फंक्शन वेक्टर तब कहलाता है, कोई भी वैल्यू वेक्टर तब कहलाता है जब उसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। उसी की वजह से उसको हम वेक्टर कहते हैं। और स्केलर वह वैल्यू होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती। तो वेक्टर भी कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है। तो वेक्टर को भी हम डीपली बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पढ़ना है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव। तो बस यहाँ पर यही समझना था कि वेक्टर क्या होता है, यानी कि कोई भी एक पॉइंट हमारे 3 डायमेंशनल में, इसको हम वेक्टर कह सकते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट अगर x y z हो तो।
ठीक है। अब देखो, इसको हम कह सकते हैं वेक्टर, या फिर इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वेक्टर फंक्शन के तौर पर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर यह आई डायरेक्शन मान लेते हैं, यहाँ पर यह जे डायरेक्शन मान लेते हैं, और यहाँ पर अगर एक 3 डायमेंशनल फिगर है तो यहाँ पर एक आई जे के भी होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स आई प्लस ए ऑफ जे ए ऑफ वाई जे प्लस ए ऑफ जेड के। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है और यहाँ पर यह यूनिट होता है। ठीक है, तो अब चलो ये हो गया हमारे पास वेक्टर। अब हम वेक्टर के आगे बात करते हैं। वेक्टर डेरिवेटिव मतलब क्या? यह जब हमारे पास यह एक हमने बताया कि यह एक वेक्टर फंक्शन है, तो हमने बताया कि जब किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां से हमारे पास एक डेरिवेटिव मिलता है। तो वैसे ही अगर यह एक फंक्शन है a और इसको हम एक्स वाई जेड जो लिखे हैं इसमें हम मान लेते हैं कि यह जो ए एक्स ए वाई ए जेड है यह टी पर डिपेंडेंट है। टी पर डिपेंडेंट का मतलब क्या? यह टी समय पर डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से यहां पर हो जाता है ए एक्स का जो वैल्यू है वह हो जाता है ए टी। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास हो जाता है ए टी। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर ए टी हो जाता है यानी कि ये ए एक्स टी और ये ए वाई टी, यानी कि ए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए वाई टी। ऐसे ही करते हुए ए जेड जो है वह भी हमारा हो जाता है ए जेड टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह हमारा जो फंक्शन है ए वह किस में बदल जाएगा? यह बदल जाएगा ए इज इक्वल टू ए एक्स टी आई यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई टी यूनिट वेक्टर जे प्लस ए जेड टी यूनिट वेक्टर के। अब यह जब एक फंक्शन बन चुका है और यह भी एक वेक्टर फंक्शन है तो इसको भी हम डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, क्योंकि यह एक फंक्शन है। तो इसको अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो यह क्या बन जाएगा? डी ए अपॉन में डी टी, और यहां पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारा कहलाने लग जाएगा वेक्टर डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई कि वेक्टर डेरिवेटिव क्या होता है? तो इस पर हमने बहुत कम समय दिया जिससे इसको हमने थोड़ा ही अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि इन सभी पर समय बर्बाद करने की कोई समय नहीं है। हमें केवल और केवल समझना था कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डेरिवेटिव क्या होता है। इन सभी चीजों को जब हमने समझ लिया तो अब हम सीधे बात करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव पर। तो चलो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अभी हमने क्या समझा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डेरिवेटिव क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब हम समझने वाले हैं कि वेक्टर डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो जरा ध्यान से देखना और अच्छे से सुनना जिससे चीजें समझ में आ जाए। तो देखो, कुछ एक्सटर्नल आवाज हो गई उसके लिए माफी चाहता हूँ। रात के बज रहे हैं 8, लेकिन फिर भी आवाज हो जाती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखो, चीजों को सुनने की कोशिश करना अच्छे से। जैसे मान लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी कण है, कण जो है वह तो ब्रह्मांड में सभी जगह घूम रहे हैं। तो मान लेते हैं कोई कण यहाँ पर है, ठीक है, यह ऐसे चल रहा है और बज रहे हैं, मान लेते हैं 8:15 हो रहा है। तो 8:15 पर इस पोजीशन पर पहुंचा है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर एक पार्टिकल है और यह पार्टिकल कुछ ऐसे करते हुए मोशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे ना लिखकर कुछ और बनाता हूं मैं। मतलब क्या हो, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा पार्टिकल है जो कुछ ऐसे मोशन कर रहा है कि यहाँ पर ये पार्टिकल ये ऐसे करते हुए मोशन कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई पार्टिकल है P, कोई पार्टिकल है जो पॉइंट P पर पहुंचा। ठीक है, 8:15 पर कोई पार्टिकल है जो P पॉइंट पर पहुंचा। इस P पॉइंट पर जब पहुंचा तो समय हो रहा है 8:15, यानी कि यह कह सकते हैं कि T समय पर यहाँ पर एक पार्टिकल पहुंचा P पॉइंट पर। T समय पर एक पार्टिकल है जो P पॉइंट पर पहुंचा, जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है वह कोऑर्डिनेट है x, y और z। ठीक है, ये हम सपोज कर रहे हैं अपनी तरफ से कि कोई भी पार्टिकल है,
टाइम t पर p पॉइंट पर पहुंचा जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। चूंकि जो हमारा पार्टिकल है वह क्या कर रहा है, समय पर डिपेंडेंट है। यानी कि जब समय 8:15 हो रहा है तो यहां पर पहुंचा, 8:20 होगा तो यहां पर पहुंचेगा, ऐसे ही बदलता रहेगा, ठीक है। यानी कि समय पर डिपेंडेंट है। यानी कि जो हमारा x, y, z है, जो हमारा p पॉइंट है, वो भी समय पर डिपेंडेंट है। अगर 8 बजकर p पॉइंट यहां पर है तो 8:15 पर p डैश यहां पर हो जाएगा। यानी कि समझ में आई बात। तो ये हो गया, यानी कि जो हमारा x, y, z है यह भी बदल सकता है, यह भी t पर डिपेंडेंट है। यानी कि जैसे समय बदलेगा वैसे ही यह भी बदलेगा। तो इस प्रकार से यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लेट x, y, z be the coordinate of a point of a moving particle। लिखो of a moving particle। क्यों? क्योंकि एक मूव करता हुआ एक पार्टिकल है जो ऐसे चलता जा रहा है, एक कर्व शेप भी बना रहा है, ठीक है। कोई मोशन ऐसे भी हो सकता है, कोई मोशन ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा कोई पार्टिकल है जो ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि x, y, z बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल यानी कि कोई पार्टिकल है, वो भी एट टाइम t। लिखो एट टाइम t पर, यानी कि समय हो रहा है जब t यानी कि 8:15 मान लेते हैं, तो 8:15 पर एक पार्टिकल है जो p पॉइंट पर पहुंचा है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। वही चीज हमने लिखा कि x, y, z बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टाइम t, ठीक है। तो यहां पर अब यह भी लिख सकते हैं, अभी मैंने समझाया, चूंकि यहां पर जो x, y, z जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट है। यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं देन x, y, z are function of time t, are function of t। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x जो होगा वो x ऑफ t होगा, और y जो होगा वो y ऑफ t होगा, और z जो होगा वो z ऑफ t होगा। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे कोई फंक्शन होता है y, ठीक है, कोई वैल्यू है y जो x पर जब डिपेंडेंट होती है, जब यह x पर डिपेंडेंट होता है तो यानी कि इसमें हम लिखते हैं f ऑफ x, क्योंकि जब x का वैल्यू बदलेगा तो y का भी वैल्यू बदलेगा। तो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y ऑफ x, ठीक है। यह एक फंक्शन है, f से रिप्रेजेंट करे चाहे g से रिप्रेजेंट करे चाहे y से रिप्रेजेंट करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि यही सेम चीज हमने यहां पर भी लिखा कि जब हमारा x जो है वो t समय पर डिपेंडेंट है तो x इज इक्वल टू x ऑफ t, y इज इक्वल टू y ऑफ t, z इज इक्वल टू z ऑफ t हमने लिखा अपनी तरफ से, जिससे हमें सुविधा हो जब हम आगे कुछ भी लिखें तो हम ये समझ जाएं कि x ऑफ t x के बारे में बता रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जब यहां पर पॉइंट P है, मान लेते हैं यहां जब चूंकि पॉइंट P है तो P पॉइंट के बारे में अगर हमें कोई नॉलेज पता करनी है, इसका कोऑर्डिनेट जब हमने निकाला तो यानी कि कहीं ना कहीं ओरिजिन तो होगा, जो ओरिजिन होगा वहीं से तो हमारे पॉइंट निकलते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, यह ओरिजिन है ओ, ओरिजिन ओ जो है हमारे पास, इसका इस P से जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करने का ये मतलब है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक ऐसा परिमाण, एक ऐसा वैल्यू जिसमें परिमाण भी हो और डायरेक्शन भी हो। और चूंकि हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं यानी कि हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, और वेक्टर जो होता है वह सदिश राशि खुद ही होता है। तो यानी कि यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि यहां पर अगर पॉइंट O है और इस P से इसका जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और इसको अगर हम R से रिप्रेजेंट कर रहे, वेक्टर R से रिप्रेजेंट कर रहे, तो यानी कि यह भी समय पर ही डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जब समय बदलेगा तो यह R का वैल्यू भी इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा,
ठीक है। तो अब देखो, और चूंकि यह पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है तो ऐसे एरो दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं इस O से इस P के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं। इस O से इस P के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बता रहे हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका, पार्टिकल का ही तो बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल फ्रॉम किससे, फ्रॉम ओरिजिन, किससे हम निकाल रहे हैं, ओरिजिन O से निकाल रहे हैं, ओरिजिन O एट टाइम t कॉम। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम जानते हैं वेक्टर फंक्शन जो होता है वह होता है वेक्टर r ऑफ t इज इक्वल टू होता है x ऑफ t यूनिट वेक्टर i प्लस y ऑफ t यूनिट वेक्टर j प्लस z ऑफ t यूनिट वेक्टर k। ये होता है हमारे पास किसी भी वेक्टर के बारे में जो वैल्यू निकालते हैं वही होता है हमारा पास, यह एक वेक्टर फंक्शन है। अभी मैंने समझाया कि वेक्टर फंक्शन कैसे निकालते हैं, a इज इक्वल टू ए एक्स यूनिट वेक्टर i प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर j प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर k। तो सेम चीज हमने लिखा, यहां पर हमने क्या किया, एक वेक्टर फंक्शन निकाला। क्या निकाला, वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन मतलब क्या, एक ऐसा डिस्टेंस जो हमने फंक्शन में बदल दिया, तो यही हमारे पास हो गया वेक्टर फंक्शन। तो ये एक इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं। देखो, जब हमने देखा कि t समय पर यह पार्टिकल जो है, कोई भी पार्टिकल है t समय पर p पॉइंट पर है, ठीक है। तो अगर इसी समय में बदलाव किया गया, जैसे 8:15 पर यहां था तो 8:20 पर यहां होगा, तो ऐसे ही यहां से अगर हम एक ऐसा वैल्यू निकाल रहे कि यहां पर पॉइंट पहुंच गया, यानी कि P डैश पर वैल्यू, हमारा जो पॉइंट है वो, हमारा जो पार्टिकल है वह P डैश पर पहुंच जा रहा है। किस समय पर, जब समय में डेल्टा t टाइम का इंक्रीज हुआ, यानी कि जब हमारा डेल्टा टाइम, जो हमारे t समय था उस पर पार्टिकल हमारा P पॉइंट पर था, और जब समय t प्लस डेल्टा t हुआ तो हमारा पार्टिकल P डैश पर पहुंच गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर जो हमारा वैल्यू होगा वो हो जाएगा वेक्टर r t प्लस डेल्टा t, यानी कि हमारा जो समय है उसमें बदलाव किया गया, थोड़ा उस समय को बढ़ाया गया। तो इस वजह से यहां पर इसका जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि समय जब बढ़ रहा है तो इस वेक्टर r का भी वैल्यू बढ़ेगा। और वेक्टर r का वैल्यू इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस पार्टिकल का पोजीशन बदल रहा है। जब p पॉइंट पर था तो वेक्टर r था, जब p डैश पॉइंट पर पहुंचा तो वेक्टर r ऑफ t प्लस डेल्टा t हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब आगे चीजें देखो, यहां पर हम लिख सकते हैं एज, जैसे समय में बदलाव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समय में बदलाव कर रहे हैं। तो यानी कि यहां लिख सकते हैं एज t चेंजेस, यानी कि जो हमारा समय है जब वह बदल रहा है, जब हमारा समय जो है वह बदल रहा है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा वेक्टर r ऑफ t प्लस डेल्टा t। जैसे समय में बदलाव हुआ तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, वह यहां से यहां पर आया, तो यानी कि ये हमारे पास एक नया फंक्शन बन रहा है। तो यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं जैसे समय में बदलाव किया गया तो हमारा जो पार्टिकल है एज t चेंजेस एट t प्लस डेल्टा t, यह भी लिख दो, एट t प्लस डेल्टा t टाइम, एट t प्लस डेल्टा t टाइम पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज, क्या होगा हमारे पास, पार्टिकल का जो पोजीशन है वह क्या हो जाएगा, वेक्टर r ऑफ t प्लस डेल्टा t इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, इसमें भी बदलाव होगा। x जो है वह हमने अभी बताया कि वह टाइम पर डिपेंडेंट है, तो जब t समय हो रहा था तो x t था, t समय जब था तो x t था। अब t प्लस डेल्टा t समय होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x ऑफ t प्लस डेल्टा t हो जाएगा। ऐसे ही y और z भी बदल जाएंगे, तो इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
एक्स ऑफ टी प्लस डेल्टा टी और यूनिट वेक्टर आई जैसे पहले था, और यहां पर हो जाएगा प्लस वाई टी प्लस डेल्टा टी यूनिट वेक्टर जे प्लस जेड ऑफ टी प्लस डेल्टा टी एट यूनिट वेक्टर के। ये हो गया हमारे पास एक नया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी हमने जब P पॉइंट पर था पार्टिकल तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला था यहां पर, लेकिन जैसे ही हमारा पार्टिकल अपने पोजीशन को बदला P डैश पर पहुंचा, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने कुछ और निकाल लिया। ठीक है, तो यानी कि यहां से हम बना लेते हैं इसको एक इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब इसको मैंने इक्वेशन थर्ड बनाया तो इस पॉइंट P से इस पॉइंट P डैश में जो समय लगा है उस समय के बीच में जो यहां पर डिस्टेंस बदला है, जो यहां से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बदला है r से r ऑफ t से r ऑफ t प्लस डेल्टा t हुआ है, तो इस समय में जो यहां से हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट बदला है, इस डिस्प्लेसमेंट में अब हम निकालना चाहते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पता करना चाहते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, मेरी बातों पर थोड़ा गौर करना। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दूरी नहीं होता, वो एक ऐसा दूरी होता है जो उन दो पॉइंट्स में सबसे कम दूरी को दिखाता हो। यानी कि हम इसको नहीं लेंगे, हम केवल और केवल इसको लेंगे। ये हमारे पास डेल्टा वेक्टर आर होगा, जो इस आर में बदलाव हुआ है उसका यह योग होता है। बात समझ में आ गई? तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हमें डेल्टा वेक्टर आर निकालना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए जिससे हम आगे चीजें समझा सके। तो अब इसके आगे की चीजों को हम अगले लेक्चर में कवर करते हैं, जिससे यह वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। वैसे हम वीडियो तो बना लिए हैं, लेकिन उसको हम अगले लेक्चर में अपलोड करेंगे, जिससे यह वीडियो भी 20 मिनट का ही रहे और अच्छे से आप सबको समझ में आ जाए और मुझे भी अपलोड करने में ज्यादा दिक्कत